नमस्कार। आपका डॉक्टर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर अभिजीत और आज एक और बीमारी के बारे में हम लोग जानेंगे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, जिसका नाम है पैंक्रियाटाइटिस। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पैंक्रियाज आखिरकार है क्या। तो पैंक्रियाज बेसिकली एक अंग है जिसका दो काम है हमारे शरीर में। एक है एंडोक्रीन फंक्शन, एक है एक्सोक्रीन फंक्शन। एंडोक्रीन फंक्शन में इंसुलिन और ग्लूकागोन को रिलीज करता है। ये दो हमारे हार्मोन्स हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, ग्लूकागोन उसे बढ़ाता है। तो जब जैसा तब तैसा ये दोनों आपस में मिलजुल के काम करते हैं। दूसरा काम है एक्सोक्रीन फंक्शन, जिसमें कुछ एंजाइम्स या कुछ जूसेस का निर्माण पैंक्रियाज करता है, जो कि रिलीज करता है ये इंटेस्टाइन में, हमारी छोटी आंतों में रिलीज करता है। और वहाँ पे जब हमारा वसा, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जब जाता है हमारे भोजन के साथ लिया हुआ, तो उसे डाइजेस्ट करने में, उसे हजम करने में हमारी हेल्प करता है। तो जो एंजाइम से रिलीज करता है ये एक्टिवेटेड नहीं होते, ये इंटेस्टाइन में जाके एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो एंजाइम्स होते हैं ये अनएक्टिवेटेड फॉर्म में, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ये रिलीज करता है हमारे छोटे इंटेस्टाइन्स में। ठीक है, जहां पे ये डाइजेशन का काम करते हैं। अब जानते हैं पैंक्रियाटाइटिस आखिरकार क्या है। तो पैंक्रियाटाइटिस एक बीमारी है जिसमें कि इस पैंक्रियाज में सूजन आ जाती है। और वो सूजन क्यों आती है? क्योंकि जो एंजाइम इसने खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भेजना था, वो एंजाइम किसी कारणवश खुद इसके अंदर ही एक्टिवेट हो गए और खुद पैंक्रियाज को ही गलाना शुरू कर दिया। तो जो दर्द है वो आपको इसीलिए फील होता है क्योंकि पैंक्रियाज के एंजाइम्स पैंक्रियाज के ही ऊपर काम कर रहे होते हैं इस समय। ठीक है, अब ये कितने तरह का हो सकता है? तो मूल रूप से पैंक्रियाज का जो इन्फ्लामेशन है, पैंक्रियाटाइटिस, ये दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, दूसरे को बोलते हैं क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट शब्द का मतलब है छोटी समयावधि वाला, यानी कि यह होता है और कुछ दिनों में मरीज इससे रिकवर कर जाता है, अपने काम धाम पे लौट जाता है। क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस दूसरी तरफ लंबे समय तक रहने वाली डिजीज है और इसमें कई बार जो पैंक्रियाटाइटिस के सिम्टम है वो ऑन एंड ऑफ आते रहते हैं। पेट दर्द ऑन एंड ऑफ होता रहता है और जब भी सिम्टम्स आए तो उस हिसाब से फिर इसे मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं कि भाई पैंक्रियाटाइटिस के कुछ मूल सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं। तो अधिकांश लक्षण पैंक्रियाटाइटिस के बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि पेट में गैस्ट्राइटिस के हो सकते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं भाई? पेट में दर्द हो सकता है। ठीक है, पेट हल्का फूला हुआ और आपको छूने पे दर्द होने की ऐसी फीलिंग आ सकती है। बुखार रह सकता है, आपकी हृदय गति बढ़ सकती है, आपको नौशिया हो सकता है, यानी कि वोमिटिंग का जो एक टेंडेंसी होती है वैसी हो सकती है, आपको उल्टियां हो सकती हैं। ठीक है, ऊपर के पेट में दर्द रह सकता है जो खाने के बाद या कुछ भी पीने के बाद बढ़ सकता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब भी आप कुछ खाते हैं तो पैंक्रियाज एंजाइम्स को रिलीज करने की कोशिश करता है और जितनी बार वो एंजाइम को रिलीज करने की कोशिश करेगा उतनी बार वो एंजाइम उसके खुद के ऊपर काम करेंगे और वो दर्द बढ़ता ही चला जाएगा। इसके अलावा क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? अभी तक मैंने बताया वो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के सिम्टम्स थे, जिसमें था बुखार, हृदय गति का बढ़ना, पेट में दर्द, वोमिटिंग, नौशिया और पेट के ऊपरी इलाके में सूजन जैसा होना या फिर आपको छूने पर दर्द का एहसास होना। अब क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? सबसे पहले लगातार एक मीठा मीठा दर्द आपको रह सकता है जो कि पीठ की ओर जा रहा होता है। ठीक है, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द जो पीठ की ओर जा रहा होता है, नंबर एक। नंबर दो, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं ऑन एंड ऑफ, कभी हुआ फिर बंद हुआ फिर बंद हुआ। ठीक है, क्योंकि आपका शरीर तो ठीक से हजम कर नहीं पा रहा है खाने को। दूसरी बात, आपके पेट में अक्सर एक डिस्कम्फर्ट रह सकता है, आपको लग सकता है कि मुझे गैस ज़्यादा बन रही है, मेरा पेट कुछ सही से काम नहीं कर रहा है। लेकिन हमेशा पेट का अपसेट होना पैंक्रियाटाइटिस का सिम्टम नहीं है, इसके साथ दर्द वाले सिम्टम का रहना एंड ऑन एंड ऑफ वोमिटिंग का होना जरूरी है। अब इसके बाद हम लोग ये जानते हैं कि पैंक्रियाटाइटिस किन किन वजहों से हो सकता है। ठीक है, तो इसे दो भागों में हम बांट लेते हैं, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के कारण और क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस के कारण। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का जो सबसे कॉमन कारण है वो है गॉल स्टोन, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। इसके अलावा दूसरा कारण है अल्कोहल। ठीक है, गॉल स्टोन का मतलब होता है हमारे पित्त की थैली का जो पत्थर होता है वो कभी कभी वहां से स्लिप होके पैंक्रियाज के मुंह पे आके लग जाता है, जिसकी वजह से पैंक्रियाज के जो अंदर का जूस है वो पैंक्रियाज के ऊपर ही काम करना शुरू कर देता है, वो बाहर निकल नहीं पाता। तो ये पैंक्रियाटाइटिस का एक कारण बनता है।
इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज ऐसी डिजीज होती हैं जो शरीर के अपने ऊतकों के खिलाफ इम्यूनिटी बन जाने पे होती है, जैसे कि SLE हो गई, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, जैसे कि आपका क्रोन्स डिजीज हो गए, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस हो गए। तो ऐसे और भी डिजीज होती हैं, इसके बारे में फर्दर वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो कि पैंक्रियाटिस कॉज कर सकते हैं। कई बार सर्जरी के बाद पैंक्रियाटिस हो सकता है, और कई बार कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स के बाद पैंक्रियाटिस होता है, जिसे आयट्रोजेनिक पैंक्रियाटिस हम लोग कहते हैं, जैसे कि पोस्ट ERCP पैंक्रियाटाइटिस। जो आपके पित्त की नली का जो पत्थर होता है, कभी कभी पित्त की नली का जो पत्थर होता है उसको निकालने के लिए एक प्रोसीजर होता है जिसे ERCP कहते हैं, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपैंक्रियाटिकोग्राफी। तो इस प्रोसीजर के बाद भी चूंकि इसमें पैंक्रियाज का जो नली है, पैंक्रियाज की जो नली है उसमें बहुत ज़्यादा चोटें आ सकती हैं, इसकी वजह से भी आपको कई बार पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। लेकिन यह पैंक्रियाटाइटिस जो होता है वो सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, और जो चिकित्सक ने आपको ERCP किया है वो खुद ही आपको इसके लिए बचाव के तरीके आपको बताकर ही आपको घर भेजते हैं। ठीक है, तो ये जो पैंक्रियाटाइटिस होता है पोस्ट ERCP पैंक्रियाटाइटिस, ये अधिकांश केसेस में सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, खुद ब खुद 1-2 दिनों में ठीक हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। जो दीर्घकालिक पैंक्रियाटाइटिस है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। जो सबसे पहला कारण है वो है अल्कोहल का सेवन। अगर आप लंबे समय तक अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो आपके पैंक्रियाज पे लगातार वो ट्रॉमा होता जा रहा है, और धीरे धीरे करके आपका पैंक्रियाज जो है वो नेक्रोज्ड हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज एक होती है जिसे कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसके फलस्वरूप भी आपको पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है वो भी अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करें, क्योंकि हाई ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड्स का ज़्यादा होना भी पैंक्रियाटाइटिस का एक बहुत बड़ा कारण है। और अक्सर मैंने देखा है कि सिर्फ यही एक ऐसा कारण बन जाता है जिसकी वजह से लोग एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की ओर चले जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा गॉलस्टोन्स कारण हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल कारण हो सकती है। अगर आप ओबेस हैं, अगर आपका वजन ज़्यादा है, आपकी BMI 32-33 से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आपको अपने वजन के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी अपने आप में पैंक्रियाटाइटिस का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो पैंक्रियाटाइटिस कॉज कर सकती हैं। दवाइयों, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में हम कभी फिर आराम से एक वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। अब आपको पैंक्रियाटाइटिस हो गया, इसके बाद का क्या, इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। जो सबसे पहला आफ्टर इफेक्ट ये है कि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैंक्रियाज का एक काम होता है हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करना। तो अचानक से शुगर का बढ़ना या शुगर का घटना पैंक्रियाटाइटिस का एक आफ्टर इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, जिसे कई बार हम लोग पोस्ट पैंक्रियाटाइटिस डायबिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायबिटीज आपको पैंक्रियाटाइटिस के बाद हो सकती है। इसके अलावा किडनी फेलियर हो सकती है। इसके अलावा आपको पैंक्रियाज का कैंसर हो सकता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल आउटकम है, क्योंकि पैंक्रियाटिक कैंसर का जो प्रोग्नोसिस है, जो फ्यूचर का जो आउटकम है वो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, तो आपको इसके लिए खास सावधानी बरतने की ज़रूरत है और अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करते रहें। इसके अलावा स्यूडोसिस्ट हो सकता है। स्यूडोसिस्ट क्या होता है कि एक तरह की थैली बन जाती है पैंक्रियाज के पास, जिसमें कि आपका जो कुछ पानी जैसा तत्व है, जो एक जल जैसा तत्व है, वो जमा हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से दर्द होना, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस आपको फर्दर अराइज हो सकते हैं। तो अब क्या करना चाहिए। जैसे ही आपको पता चले, मैंने ऊपर में आपको लक्षण बता दिए, यदि आपको पता चले कि आपको पैंक्रियाटाइटिस है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले जैसे ही आपको आभास हो कि मुझे पैंक्रियाटाइटिस है, एक्यूट या क्रोनिक, उस समय के लिए आप खाना कुछ देर के लिए बंद कर दें। कोई भी सॉलिड फूड या ना लें, कोई भी सॉलिड या फिर कोई सेमी सॉलिड फूड ना लें। पानी आप थोड़ा बहुत पी सकते हैं, बट सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड ना लें। अपने नज़दीकी हॉस्पिटल की ओर जाएं। ठीक है, या फिर अपने फैमिली डॉक्टर को कॉल करें, वो आपको उचित सलाह उसी समय देंगे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आपके साथ क्या क्या हो सकता है पैंक्रियाटाइटिस के केस में। तो सबसे पहले आपका एडमिशन अर्जेंटली ICU में किया जाएगा, क्योंकि पैंक्रियाटाइटिस एक मेडिकल इमरजेंसी है, चाहे अल्कोहलिक हो, नॉन अल्कोहलिक हो, गॉलस्टोन की वजह से हो, पोस्ट ERCP हो। कोई भी सीरियस पैंक्रियाटाइटिस अगर वो सीरियस हो चुका है, यदि आपको फ्रैंक सिम्टम्स दिख रहे हैं और ERCP के बाद भी अगर 1 से 2 दिनों में वो सिम्टम्स नहीं गए हैं, तो ये एक सीरियस पैंक्रियाटाइटिस है और डेफिनेटली इसके लिए आपको ICU एडमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज़ में आपको क्या क्या किए जा सकते हैं।
आपके ब्लड को लिया जा सकता है, जिसमें कि आर्टेरियल ब्लड गैस शामिल है, जो जनरली हमारे यहाँ की एक धमनी से लिया जाता है, ठीक है। उसमें यह पता चलता है कि हमारे शरीर में पीएच की मात्रा कितनी है, बाइकार्बोनेट्स कितने हैं, सोडियम पोटेशियम कितना है, और बाकी जो मूल चीज़ें होती हैं, ठीक है। गैसेस के बारे में, हमारे बॉडी का गैसियस स्ट्रक्चर कैसा है अभी आर्टरीज में, इसके बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा कंप्लीट ब्लड काउंट किया जा सकता है, जिसमें कि हमारा टोटल ल्यूकोसाइटिक काउंट बढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है। एमाइलेज और लाइपेज जैसे ब्लड एंजाइम्स के टेस्ट किए जा सकते हैं। एमाइलेज उतना स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन लाइपेज जो है वो पैंक्रियाज के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि पैंक्रियाज के अलावा लाइपेज और कहीं नहीं पाया जाता, ठीक है। तो इसीलिए लाइपेज अगर बढ़ा हुआ है तो ये एक श्योर शॉट साइन होता है कि हमारे पास एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है। इसके अलावा कुछ इमेजिंग होती हैं, जैसे कि सीटी स्कैन करवाया जा सकता है। मोस्ट पॉसिबल आपको कॉन्ट्रास्ट सीटी करवाया जाएगा एब्डोमेन का, ताकि ये देखा जाए कि पैंक्रियाज के आसपास कोई तरह का सूजन तो नहीं है। इसके अलावा एमआरआई करवाई जा सकती है, और अगर डॉक्टर गॉलस्टोन पैंक्रेटाइटिस सस्पेक्ट कर रहे हैं, गॉलस्टोन की वजह से होने वाला पैंक्रेटाइटिस अगर वो सोच रहे हैं, तो एमआरसीपी भी करवाई जा सकती है, जो कि पित्त की थैली, पित्त की नली और पैंक्रियाज की जो नली है, इन सबको देखने का एक साधन होता है एमआरसीपी। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई जा सकती है, ठीक है, जो कि जनरली सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद आप भगवान की दया से आप ठीक हो गए और आप घर वापस आ गए। अब आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि पैंक्रेटाइटिस फिर से वापस आपकी ज़िंदगी में न आए, या अगर आप क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के मरीज हैं तो आपके जो लक्षण है वो कम से कम आपकी ज़िंदगी में आपको परेशान करें। तो सबसे पहली बात कि आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते समय फूड एडवाइस दी जाती है। उस फूड एडवाइस में जितनी भी कैलोरीज हैं और जितनी प्रोटीन की मात्रा है उसे सख्त तरीके से फॉलो करें, और क्या क्या नहीं खाना है और कब खाना है इसके बारे में बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल को फॉलो करें। दूसरी चीज़ है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, जिसमें कि प्रॉपर तरीके से फ्रेश वेजिटेबल्स का लेना, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करना, कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना, ठीक है, लिपिड रिच डाइट कम लेना, और जितना हो सके एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट आप ज़्यादा लें। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट्स वो हो सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, ताज़ी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, ठीक है, ताज़ा भोजन है, ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें, ठीक है, अल्कोहल तो बिल्कुल भी अवॉइड करें, और कोशिश करें कि आपके जो ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है, जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, वो बहुत ज़्यादा ना हो, उस पर एक सख्त निगरानी रखें, और समय समय पर अपने खून की जांच अपने डॉक्टर की सलाह के मुताबिक कराते रहें। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर अभिजीत लेता हूं आपसे विदा। यदि आपके कोई सवाल हैं, यदि आपके मन में कोई शंका है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में आप हमें यह भी बताएं कि फ्यूचर में आप किस किस टॉपिक्स पे वीडियोस देखना पसंद करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।